हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मोस अकेडमी वेयर लर्निंग इज फन एंड नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज येट टू कम। आज का वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम क्लास 9th के ICSE बोर्ड के इम्पॉर्टेंट चैप्टर और पहला चैप्टर जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाने वाली हूँ। सो अगर आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पता है और आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर उनके लिए जिनको अपनी केमिस्ट्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के लिए क्लास 9th का। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो हमारा वीडियो का जो सेगमेंट है वो इन सारे पॉइंट्स में बटा हुआ है। तो पहला पॉइंट है हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि क्या है केमिस्ट्री और कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल के बारे में, और तीसरे पॉइंट पे जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो केमिकल फार्मूला से रिलेटेड रहेगा, और आखिरी टॉपिक आज के इस वीडियो के लिए वो रहेगा नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। आखिर हम केमिकल कंपाउंड्स का नामकरण कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है वो आपके आसपास के वातावरण या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर से काफ़ी रिलेटेड रहता है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, बहुत सारे फिनोमिना देखते हो जो केमिस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है ये आपने क्लास अपने प्रीवियस क्लास यानी 8-7 से आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल यहाँ पे हमें ज़रूरत है थोड़े से रिवीजन के लिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे भी कवर कर रही हूँ। क्या होता है इसको देख लेते हैं। दे आर द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। वो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि उनके अंदर का जो एटम होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे आपका मैटर बना है वो क्या होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। और एलिमेंट की एक खास बात आपको ये पता होनी चाहिए कि उसको हम क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसको और हम छोटा वहां पे नहीं कर सकते या सिंपलर सब्सटेंस में और उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपने इस बात को रिटेन कर लिया होगा। अब देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो ये आज जो हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं उस सिंबल्स तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए कि मोर देन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स को खोजा जाना बाकी है, उनके लिए जगह छोड़ा है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल जो आप बहुत जगह देखोगे, पर आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जहाँ पे इन्हीं सारे एलिमेंट्स को जो पूरे आपके अर्थ के क्रस्ट में कह सकते हैं या अर्थ के या एटमॉस्फेयर या ह्यूमन इंसान जो इंसान है उनके नॉलेज में उन्हीं को क्या किया है, एक क्लासिफाई और एक बेहतर तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो इसको रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंबल डिसाइड किया गया है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम बार बार चीज़ों को पूरा नाम से लिखे। तो ये आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म दिया है। तो सिंबल्स आपके क्या होते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो एब्रिविएटेड फॉर्म होते हैं एलिमेंट के, जिनको हम सिंबल्स कहते हैं। तो कितना आसान और सिंपल था ये। ठीक है, तो सिंबल क्या हो गया,
एब्रिविएटेड या शॉर्ट फॉर्म। मैं इसको इतना एम्फसाइज इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ गए थे एक बार, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, जब इसको हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबशन। बर्निंग इज व्हाट यू नोन एज कंबशन। तो कंबशन कब पॉसिबल होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी फिनोमेना या बर्निंग हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो यहाँ पे कोल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कोल लिखा, ऑक्सीजन लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसी को मैं क्या और बेहतर तरीके से और आसान तरीके से क्या लिख सकती हूँ, C+O2 गिव्स आउट यू CO2। तो यहाँ पे ये चीजें खत्म हो गई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि सिंबल के पास पहुंचना, ये सिंबल क्या होगा, इसको डिसाइड करने में काफी समय लगा था और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉन डेल्टन का आया था, जो उन्होंने फिगरेटिव अप्रोच को या फिगरेटिव सिंबल्स को बताया था। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सर्कल को क्या अपना डायमेंशन सेट किया और उससे क्या करने लगे, अलग अलग उस समय के जो भी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने एक फिगरेटिव अप्रोच देने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर एक सर्कल है तो हम इसको ऑक्सीजन कह देते हैं, क्यों, ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट होता, तो उन्होंने ओ कहा, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या कहा कि एक सर्कल बना लीजिए और उसमें एक डॉट डाल दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। सल्फर के लिए उन्होंने क्या किया कि सर्कल बना लीजिए और उसमें क्या प्लस मार्क दे लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर। और नाइट्रोजन के लिए क्या किया, उन्होंने सिंपल एक लाइन खींच दिया सर्कल के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा। अब यहाँ पे इश्यू ये आ रहा था कि डे बाय डे जो है एलिमेंट्स की खोज क्या होने लगी थी, डिस्कवरी होने लगी थी। तो उन सबको इस फिगरेटिव अप्रोच से समझना मुश्किल हो रहा था और बार बार, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनते जा रहा था, तो इनका ये जो भी फिगरेटिव अप्रोच था कुछ समय बाद क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बर्जेलियस। तो बर्जेलियस का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा और सिंपल था। यहाँ पे कोई आपको डायग्राम की जरूरत नहीं थी, ना किसी चीज की। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा था और वही कॉन्सेप्ट आज भी हम अपने नेमिंग करने में या कह सकते सिंबल डिसाइड करने में यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि जो इतना अच्छा हो गया और जिसको अभी भी हम यूज करते हैं। सो उन्होंने पहले क्या बोला कि सिंबल को हम क्या कर सकते हैं, उनके फर्स्ट लेटर से डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने यही दिया, क्या कहा बच्चों, कि हम ना उसके फर्स्ट लेटर से कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, एक्सेट्रा। अब ये प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व कर दी कि फर्स्ट लेटर से आप सिंबल को क्या कर सकते हो, आसानी से डिसाइड कर सकते हो। अब दिक्कत ये आ रही थी आने वाले समय में कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका नाम फिर से उसी लेटर से स्टार्ट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, कार्बन C से स्टार्ट हुआ तो उसको तो C लिख दिया। अब कैल्शियम तो भी तो C से स्टार्ट हो रहा था, इसका भी नाम क्या C से रख दिया। तो दो एलिमेंट का सिंबल सेम हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात क्या कही कि सिंबल डिराइव फ्रॉम फर्स्ट टू लेटर। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि एक एलिमेंट पहले ही डिस्कवर हो गया और उसके फर्स्ट लेटर को हमने यूज कर लिया है, तो दूसरे एलिमेंट के सिंबल को बनाने के लिए हम उसका सेकेंड लेटर या कोई भी लेटर उसमें से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी होगी कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो हमेशा कैपिटल होगा, पर जो उसके बाद वाले लेटर आएंगे या सेकेंड लेटर जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। तो कैल्शियम क्या हो गया, Ca हो गया, सिलिकॉन क्या हो गया, Si, लिथियम क्या हो गया, Li। तो ये कुछ क्या थे सिंबल्स के इनके क्राइटेरिया थे, ठीक है। अब तीसरा उन्होंने क्या बताया था, तीसरा उन्होंने ये कहा कि हम कुछ सिंबल्स को उनके लैटिन नेम से, लैटिन नेम का मतलब यहाँ से ग्रीक नेम से मतलब है, जहाँ पे उनके नॉर्मल जो कॉमन नेम है, जैसे हिंदी में हम लोग किसी को किसी नाम से बुलाते हैं, तो वही लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे ग्रीक के जो नाम थे उसको यूज किया गया है, वही यहाँ पे आपका लैटिन नेम है। तो कॉपर का Cu, देखो कॉपर में U तो नहीं आ रहा है बट स्टिल Cu हम लिखते हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो क्या है, क्यूप्रम है, ठीक है। ऐसे ही आयरन का Fe क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, फेरम है। गोल्ड का Au क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नेम ऑरम है। सिल्वर का Ag इसलिए है क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है वो अर्जेंटम है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके सिंबल्स के डेरिवेशन का, कि कैसे सिंबल्स जो आज हम यूज कर रहे हैं वो आया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, वही की कैपिटल लेटर
लेटर रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और दूसरा लेटर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और ध्यान दो कि इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर रहे हो, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया इसे और अब लिख लिया तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, एक्चुअली जो भी आपके एटम्स होते हैं, ठीक है, तो वो जैसे हम लोग इंसान हैं, हम अकेले नहीं रह पाते, हमारे पास कुछ सोशल एनिमल है हम, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारे आसपास फैमिली के मेंबर्स रहते रहे, किसी ना किसी से बात करते जाए ताकि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी बने। इन द सिमिलर वे जो आपके एटम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, किसी ना किसी अदर एटम से कंबाइन कर सकते हैं या खुद के एटम से कंबाइन होके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, एक स्टेबल स्थिति में, एटमॉस्फेयर में, या फिर कह सकते हो आपके आसपास के सराउंडिंग में वो प्रेजेंट होते हैं। तो वैलेंसी क्या होगी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा, उस एलिमेंट के एटम की पर्टिकुलर क्षमता है, क्या उसकी क्षमता है कि वो क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एलिमेंट कैन आइदर डोनेट और एक्सेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल स्पीशीज, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और जो नॉन मेटल है वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने स्टेबिलिटी को गेन करने। इसको हम और बेहतर तरीके से आने वाले सेशन में समझेंगे। फिलहाल अब देख लेते हैं वैलेंसी क्या होगा। देखो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के जो वैलेंसी है 1 है, यानी ये किसी भी एलिमेंट से अगर बाइंड होगा तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट करेगा या लूज करेगा, तब जाके ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वहां पे बनाएगा। ऑक्सीजन कितना कर सकता है, 2, नाइट्रोजन 3, नियॉन का 0, नियॉन हो गया। जितने भी आपके नोबल मेटल होते हैं, नोबल मेटल का या इनर्ट मेटल का, सॉरी मेटल नहीं कहेंगे यहाँ पे, इनर्ट गैस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनको कोई कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत स्टेबल है। तो नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारे ऐसे गैसेस हैं जो नेचर में एनी के, यानी ये जो इनका सिंबल है इसी के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको बहुत ही स्टेबल, आराम से सब चीज है इनके पास, इनको किसी से कंबाइन होने की जरूरत नहीं पड़ती। कार्बन का कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैलेंसी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के एटम होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या कर सकते हो कि बहुत, या फिर कह सकते हो एक से ज्यादा क्या करते हैं, वैलेंसी शोज करते हैं, ठीक है। यानी एक से ज्यादा वैलेंसी, यानी कि उनके एक से ज्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी हो सकती है जिसमें वो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। तो उसी को हमें देखना है यहाँ पे। तो कॉपर का यहाँ पे 2 है, क्या है, एक +1 और एक +2। तो कॉपर 2 वैलेंसी शो कर रहा है। नाइट्रोजन का देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 5 हो सकता है। Fe यानी कि आयरन का क्या हो गया, 2 3 और फॉस्फोरस 3 5, ठीक है। तो ये इसके क्या है, वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि इन फॉर्म्स में ये अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे नोट देने वाली बात क्या है कि जो लोअर वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जो लोअर वैलेंसी होता है उसका हम सफिक्स क्या लगाते हैं, OUS, अस लगाते हैं, ठीक है। और जो हायर वैलेंसी होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, तो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझ जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आयरन 2 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। एक तो क्या होता है, एक तो हो गया आपका 2 और एक हो गया 3। तो जो 2 है वो छोटा है और 3 क्या हो गया, बड़ा। तो अभी मैंने बताया छोटे वाले को हम क्या लिखेंगे, अस, और बड़े वाले के लिए क्या लिखेंगे, आई से ही इक। तो फेरस आपने अभी पढ़ा ना, Fe का मतलब क्या होता है, फेरम होता है। तो यहाँ पे +2 है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फेरस, और +3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्यूप्रिक और क्या हो गया, क्यूप्रस। तो +1 है तो क्यूप्रस हो गया, और +2 है तो क्या हो गया, क्यूप्री हो गया। तो यही हो गया वेरिएबल वैलेंसी, यानी एक से ज्यादा वैलेंसी जो शो करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। अब देखते हैं रेडिकल्स। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, रेडिकल्स। रेडिकल्स ये होते हैं आपके पॉलीएटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम्स, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन 2 or more atoms of different atom unite to form a group and show a valency, then it is called radicals। तो अभी तक हमने वैलेंसीज में क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर एटम था
और वो शो कर रहा था वैलेंसी, और उसी को हम क्या कह रहे थे कि ये इसका फॉलोइंग वैलेंसी है। या एक ही एटम था जो अलग अलग 2-3 वैलेंसीज में आ रहा था, तो उसको हम क्या कह रहे थे कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। अब रेडिकल्स में क्या हो गया, 2 पॉली एटॉमिक मतलब 2 अलग एटम हो सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। अब रेडिकल्स भी क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक रेडिकल्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखे, बस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसके टर्मिनोलॉजी को चेंज करके थोड़ा अलग से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बेसिक रेडिकल्स आपके क्या होते हैं, वो एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर जो पॉली एटॉमिक होते हैं और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और उनका दूसरा नाम क्या है, कैटायन। क्या हो गया, कैटायन। तो देखो अमोनियम क्या हो गया, अमोनियम आयन क्या हो गया, NH4+। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का भी एटम है और क्या हाइड्रोजन का, तो पॉली एटॉमिक ग्रुप हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बेसिक रेडिकल कैटायन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन। ऐसे ही क्या है, फोस्फोनियम आयन PH4+। ठीक है, अब देखते हैं एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं। तो एसिड रेडिकल्स आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैसे पॉली एटॉमिक ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उनको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एनायन से जानते हैं। तो OH-, तो OH- का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। CO3 2-, ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट आयन। और SO4 2-, ये क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन। अब देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे चार्ज होता है वही उसके वैलेंसीज को कॉन्फ़िगर करता है। अब मैंने पूछा इसका यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा, तो एक चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, +1। यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी क्या होगी कार्बोनेट की, तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो सल्फेट की कितनी हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जो इस पे चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी को क्या करता है, बताता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई एम श्योर आप चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ भी रहे होगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करो। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ कैटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बात बता ही चुकी है। क्या, द वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। यही तो मैंने आपको बताया। क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, जो वैलेंसी कैटायन और एनायन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, उनके चार्ज, जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को हम उसका क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ मेटल आयंस और उनकी वैलेंसी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, क्या है, हाइड्रोजन प्लस रेडिकल। अगर हाइड्रोजन किसी रेडिकल से जुड़ा होता है तो उसके आगे या उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं, या फिर हाइड्रोजन। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे यूज करने वाला टर्म। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन किसी रेडिकल के साथ जुड़ा है तो उसको हम प्रीफिक्स लगाएंगे बाई या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, ये H है, ये देखो कार्बोनेट आयन अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, कार्बोनेट आयन पढ़ा है ना यहाँ पे। ठीक है, कार्बोनेट आयन पढ़ा है, तो कार्बोनेट के आगे क्या लग गया, H लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। और ये देखो सल्फाइट होता है, ये SO3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सल्फाइट हो गया, 2- होता है, तो यहाँ पे क्या H लग गया, तो क्या हो गया, बाइसल्फाइट हो गया। ठीक है, अब देखते हो मेटल के कुछ वैलेंसी। तो सोडियम क्या होता है, +1 में, पोटेशियम, सिल्वर, ये आपके क्या होंगे, +1 स्टेट में हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो 2 वैलेंसी शो करते हैं, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये आपके क्या हो गए, 2 वैलेंसी शो करने वाले हैं। और 3 में आपके क्या हो गए, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है मेटल के। और इधर ही टुवर्ड्स आपके राइट साइड भी आप देख सकते हो, ये आपके नॉन मेटल के सिंबल्स हैं और उनकी वैलेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन मेटल्स में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है बच्चों कि ऐसे तो Cl है तो क्लोरीन एटम कहते हैं। ठीक है, पर जब ये माइनस चार्ज आता है तो यहाँ पे हम आगे नाम क्या लगाते हैं, नाम के आगे इसके ID लगा देते हैं, IDE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि ये नॉन मेटल है और इस पे वैलेंसी कितनी है, जो भी इसकी वैलेंसी है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो -1 ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, -1। नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नाइट्राइड, सल्फर पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया 2-, तो ये हो जाएगा आपका सल्फाइड। ठीक है, तो ये थी कहानी आपके हाइड्रोजन मेटल के, जो मेटल है और कुछ नॉन मेटल के वैलेंसी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दे रखी है जो आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हो और देख सकते हो कि क्या सीन है। ठीक है, तो मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक। ठीक है, वो एटम जिनका वैलेंसी क्या होता है, +1 होता है। दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, डाइवैलेंट।
तीसरा ट्राई और टेट्रावेलेंट। तो ये सब है, ये आप इनको एक बार क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट वही है कि इनकी वैलेंसी, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या है तो आप 2 बताओगे, अगर मैंने प्लेटिनम का पूछ लिया तो क्या होगा, 4 होगा, वो आप बता दोगे। ठीक है, तो ये कहानी थी ये। अब देख लेते हैं नेगेटिव रेडिकल्स जो है उनका क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाले में भी आप देख सकते हो, ये जो है आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है बट स्टिल। ठीक है, तो ये जितने भी ये क्या है मोनोवैलेंट, यानी इनकी वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डाइवैलेंट, यानी इनकी वैलेंसी क्या होगी, -2। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे आगे आने वाले अभी लेक्चर में हम देखेंगे जहाँ पे हम कंपाउंड्स के नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा है तो उसको आप क्या कहोगे, ठीक है, वो तो पता होना चाहिए। ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, O2- होना चाहिए। ठीक है, कार्बोनेट है तो CO3 आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये टेबल बहुत ही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो आप भी इसका क्या कर सकते हो, एक बार स्नैपशॉट ले लो और इसे से समझ लेना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमने कहानी तो सीख ली, सिंबल बना लिया। ठीक है, सिंबल देख लिया कि सिंबल की कहानी क्या थी, सिंबल कैसे होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है कि केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला बताता है कि कैसे आपके सिंबल्स, 2 या 2 से ज्यादा सिंबल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और जाके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो आपके नेचर में क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कुछ भी ले लिया कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, वहां पे वो चीज देखी जाती है। ठीक है, सो हम देखते हैं क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a molecule, of an element or a compound. It gives the exact number of atoms present in a molecule of an element or a compound. ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट उसके बारे में भी ये नॉलेज देता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहला आप देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। तो इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ कंपाउंड। ऑब्वियसली अगर आपने कोई भी 2 सिंबल्स को यूज करके एक केमिकल रिएक्शन किया है तो आपके पास जो कंपाउंड है उसके बारे में, उसके नाम के बारे में ये बताता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली जितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया उसका नॉलेज भी ये आपका क्या है, केमिकल फॉर्मूला देता है। तीसरा क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस, इसके बारे में बताता है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, तब हम इस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आखिरी पॉइंट क्या है कि इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो हम प्रेजेंट जैसे अभी H2 है, ठीक है, H2 में क्या H है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें इनकी रेशियो क्या है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए भी केमिकल फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके केमिकल फॉर्मूला का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला का लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे हम 3 मेन स्टेप्स को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो पहला स्टेप जो है, इसको कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हिट अ लाइक बटन। ठीक है, और आप सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी होती है ना उसको भी बजा लो, ताकि जब भी मैं नया लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं अपने उसी टॉपिक पे। केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए क्या कोई तरीका है क्या? हाँ, तो यहाँ पे तरीके हैं, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो सिंबल ऑफ कैटायन इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा आपका कैटायन होगा और राइट हैंड साइड पे हमेशा आपका एनायन। तो कैटायन क्या था बच्चों, कैटायन आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, वैलेंसी ऑफ द सिंबल आर रिटन बिलो देम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपने एटम्स या सिंबल लिख लिया उसके नीचे ही आपको क्या है, उसका वैलेंसी लिखना है। और फिर लास्ट में क्या करना है कि जब आपने वैलेंसी लिख लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वो कट शॉर्ट हो रहा है, लोवेस्ट फॉर्म में जा रहा है तो उसको वो करना है। और बाद में लास्ट स्टेप इसमें यही करना है कि आपको इंटरचेंज कर देना है वैलेंसी को और लिख लेना है सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे। तो ये तो कहानी थी, पर एक्चुअल प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये कहानी आपसे स्टेप नहीं पूछता, आपसे आपको बनाना आना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्या हो गया आपका यहाँ पे, मेटल, और ऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी हमने देखा इसमें कैटायन क्या है, एल्युमिनियम, और ऑक्साइड क्या है,
एनायन। ठीक है, तो अब देखो एल्युमिनियम क्या होता है Al3+, इसीलिए मैंने कहा था वो जो पीछे वाला टेबल है ना यूनिवेलेंट डाइवेलेंट, उसको एक बार देख लो, थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे ना आपको चीजें याद होने लगेंगी कि हाँ अरे ये सिंबल है, अरे इस पे ये चार्ज होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम हो गया और ऑक्साइड का O हो गया। ठीक है, तो वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या हो गई 3 हो गई, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी और ऑक्साइड की क्या होती है 2 होती है। अब क्या करना है, क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में कट सकता है, क्या 3 2 को और काट के आप छोटा कर सकते हो, तो नहीं, तो आप क्या कर सकते हो इसको यहीं पे छोड़ोगे और क्रिस क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो AL के नीचे क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट ने बताया ना, सबस्क्रिप्ट में करना है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो AL के नीचे 2 लिख दिया और O के नीचे क्या लिख दिया 3, तो बन गया आपका फॉर्मूला। कितना आसान था ना। चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि और अच्छे से आप चीजों को समझ पाओ। अब देखो ये क्या है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम क्या हो गया Na और सल्फेट क्या होता है SO4 2- होता है। सोडियम पे चार्ज क्या हो गया 1 और सल्फेट पे चार्ज हो गया 2। अब क्या और ये रिड्यूस हो सकता है, तो आंसर है नहीं, और क्रिस क्रॉस करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा Na2SO4। तो ये भी आपका बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल था जिसको हमने देख लिया। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे वो जो क्या है लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है उसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो गया, कैल्शियम हो गया Ca2+, ऑक्साइड क्या हो गया O2-। ठीक है, दोनों को हमने लिख लिया, दोनों की वैलेंसी क्या होती है 2-2 हो गई। ठीक है, अब देखो 2-2 है दोनों साइड, तो क्या हम इसको लोवेस्ट टर्म में कट कर सकते हैं, तो हाँ ये 2 की टेबल से जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 2 के टेबल से जैसे ये कट गया, अब ये रिड्यूस होके क्या बन गया 1 हो गया। तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो 1 है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, जैसे आप लिख देते हो ना x + 3x = 4x, लिखते हो कि नहीं, इन द सिमिलर वे यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 को ओमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा CaO, इसको Ca1O1 भी लिख सकते हो, बट हम लिखते क्या है इसको CaO लिखते हैं। तो ये थी आपकी जिसको हमने समझ लिया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड वही 1 वैलेंसी, क्लोराइड का 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है 2, क्लोरीन का क्लोराइड आयन का क्या होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर मिल गया। अभी देखो ये वाला एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है अल्मोनियम सल्फेट। अल्मोनियम सल्फेट, तो Al तो आपका 3 हो गया, सल्फेट का क्या आ गया 2 हो गया, क्रिस क्रॉस करोगे। ठीक है, अब देखो Al के नीचे तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो सल्फेट ये पूरा ग्रुप है और इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से होना है। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें ब्रैकेट भी यूज किया। ठीक है, सल्फेट एक ग्रुप है और उसमें हमने को 3 का सबस्क्रिप्ट लगाना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बस बहुत ही कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पे समझ गए होगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब राइटिंग नेम ऑफ द कंपाउंड हम ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो और आपको रिटेंशन जो होगा वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। सो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को अपने नोट डाउन करना है कॉपी में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। सो डू लाइक आवर चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट नाउ।